नमस्कार एवरीवन। आप सभी लोगों का रियल टॉक्स वन पॉडकास्ट में दोबारा से स्वागत है। हाल ही में आपने देखा है दिल्ली के इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं और अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं 10 साल राज करने के बाद जो हैं दिल्ली से आउट हो गए और बीजेपी जो है रिसाउंडिंग विक्ट्री मतलब 48 सीट्स के साथ दिल्ली में आ गए हैं। इस इलेक्शन में देखो, जो अनुमान लगाया जा रहा था एटलीस्ट वो ये था कि आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें कम होंगी, लेकिन एटलीस्ट जीतेंगे तो वही, मतलब सीटें भले ही कम हो जाएं लेकिन जीत उन्हीं की होगी। बट जो रिज़ल्ट आया वो उसके बिल्कुल विपरीत आया है और ये बेसिकली बीजेपी की जो पोजीशनिंग है उसको सीमेंट करता है। जो लास्ट ईयर मोदी को झटका लगा था जनरल इलेक्शंस में इंडिया के अंदर, जब ये आके 240 सीटों पे सिमट गए थे, उसके बाद से मुझे लगता है इन्होंने दोबारा से बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी है और अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाई है जो कि फ्री बी युक्त स्ट्रैटेजी है। और इसका ने कहीं ना कहीं परिणाम महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और अब दिल्ली, तीनों ही जगह इन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई है। इससे पता है क्या है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी सीखना पड़ेगा कि आप फ्रीबीज़ दे के लोगों को झूठे बहाने बना के जीत सकते हो। और आपने नोटिस करा होगा, मैंने देखा कि जो दिल्ली के इलेक्शंस हैं कई सारी सीटें ऐसी रही हैं, लगभग 14 के करीब सीटें जो मैं एनालिसिस देख रहा था उसमें जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, जहाँ पे ख़ास तौर पर जैसे मनीष सिसोदिया हो गया या अरविंद केजरीवाल हैं जो दोनों हारे हैं, वहाँ पे लेस देन 10,000 वोट से जो है अगला बंदा जीता है एक्चुअली। ठीक है जी। इससे ये पता चलता है कि थोड़े बहुत ही मार्जिन पे काफ़ी फेरबदल हो सकता था। एंड ये अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब आप देखेंगे कि चीज़ है, क्योंकि सारे कांग्रेस और बीजेपी और आप तीनों अपने अपने इंडिविजुअली लड़े थे। तो इनफैक्ट ये जो 14 सीटें हैं दिल्ली के अंदर, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि अगर आप कांग्रेस के वोट और आपके वोट अगर ऐड कर दो तो वो बेसिकली बीजेपी की वोट्स को सरपास कर जाएगा इन 14 सीटों पे। तो और कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये जो सीट्स थी इस पे आप जो है जीत सकती थी एक्चुअली, अगर कांग्रेस और आप जुड़ के बेसिकली इलेक्शन लड़ते। बट ये बात भी आपको सोचनी पड़ेगी कि इंडिविजुअली आप लड़े तो कितनी सीटें आई, जुड़ के लगते तो एग्जैक्ट वही सी नंबर सीटें आ जाती हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हम खाली कांग्रेस को ही वोट करेंगे, या कोई लोग होते हैं वो कहते हैं हम खाली आपको ही वोट करेंगे। और अगर दोनों जुड़ जाएं तो कई बार लोग फिर रुष्ट भी जाते हैं कि हम वोट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस को कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं करेंगे, या आपको कर सकते हैं लेकिन कांग्रेस को नहीं करेंगे। तो पूरा एग्जैक्ट फ़ायदा हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, उसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, फ़ायदा होगा ये ज़रूर होता है कि थोड़ा इंडिविजुअली लड़ने के बजाय अगर दोनों जुड़ के लड़ेंगे तो कुछ फ़ायदा तो होगा, अगर दो नहीं तो 1.5 तो फ़ायदा होना ही होना है। तो वो एक बेनिफिट है जो इनको अब आगे सोचना पड़ेगा कि आपको करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ मुझे ये देखने को मिली है कि दिल्ली में भी बीजेपी ने झड़ी लगा दी फ्रीबीज़ की, जैसे कि केजरीवाल लगाया करता था। और केजरीवाल को ये रेवड़ी खोर और रेवड़ी वाला बोलते थे, लेकिन अब ये खुद भी एग्जैक्टली वही करेंगे। तो बेसिकली हमें अगले 5 साल में देखना पड़ेगा कि कितना ये पोल्यूशन में अंकुश लगाते हैं, कितना यमुना का पानी साफ़ होता है, जो रोड्स की दुर्गति हुई है दिल्ली के अंदर, या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, उसमें ये कितना मतलब बढ़ोतरी लाते हैं। साथ ही में हमें वो भी देखना पड़ेगा कि जो मोहल्ला क्लिनिक हैं या जो स्कूल्स हैं दिल्ली के अंदर, वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं और किस तरह से अच्छी तरह से आगे चलते हैं या नहीं चलते। तो आने वाले समय में ना हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी और तभी हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि बीजेपी अपने वादों पे बेसिकली खरी उतरेगी या नहीं। मैं एग्ज़ाम्पल बेंगलोर का दे सकता हूँ, कर्नाटका का, कि अभी तो वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बट इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी।
बीजेपी के होने के बाद भी बैंगलोर का बद से बदतर हाल ही रहा, चाहे पानी की कमी रही हो, रोड्स पे कंजेशन हो, ओवरऑल पोल्यूशन हो, लेक्स का सारा माहौल गड़बड़ी रहा बैंगलोर का। उससे पहले भी बीजेपी से पहले भी कांग्रेस ही थी। तो ये क्या है, ऑल्टरनेटिवली बीजेपी कांग्रेस आते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटीज़ चेंज नहीं होती हैं। तो कहीं ऐसा ही तो दिल्ली का भी हाल नहीं होगा, हालांकि आए तो ये 27 साल के बाद हैं, उसके बावजूद भी क्या पता असर ना हो। तो इसका मुझे लगता है हमें अब अगले 5 साल के अंदर ही पता पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के मेरा यही कहना है कि सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं फ्रीबीज़ देने पे उतर आई हैं। एक ही इन्हें तरीका आता है कि कैश दे दो महिलाओं को, ये कर दो वो कर दो, बेसिकली प्रलोभन देते रहते हैं। जो एक लॉन्ग टर्म एक थॉट प्रोसेस है कि आपको लोगों की स्किल सेट इतना बढ़ाना है कि कल को अपने पैरों पे खड़े हो सकें, या आपको एनवायरनमेंट इतना क्लीन करना है कि भाई इतनी डॉक्टरों वगैरह की ज़रूरत ही ना पड़े, या खाने के अंदर जो फूड अडल्ट्रेशन और ये सब होता है उसको कर्ब करना है ताकि लोगों की हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाए, उस पर जो है बिल्कुल भी जो है फोकस नहीं है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा यही मानना है कि इंडिया में ना अभी एक उन्नति होना बहुत कठिन है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस दिक्कत भरी चीज़ है, लोगों की हेल्थ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी मैं थोड़ा एक एरिया में गया था, लोनी कोई नेचुरल हॉस्पिटल बताया था हमको, सारी रोड टूटी हुई थी, बहुत पोल्यूशन था, अंधाधुंध ट्रैफिक था। और हम तो मतलब अर्ली मॉर्निंग गए थे, करीब 8:30 बजे के करीब की, ताकि हम ट्रैफिक वगैरह कट कर दें। उसके बावजूद भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया नहीं रहा। मैं जहाँ पे हूँ इंदिरापुरम में, वो जगह अच्छी है आई थिंक। आप देख सकते हैं मैं बाहर पार्क में बैठा हूँ अपनी सोसाइटी के, तो ये जगह अच्छी है। ऐसा मन करता है कि इन्हीं जगहों पे हमें रहना भी चाहिए। साफ़ सुथरी हवा है, थोड़ा पोल्यूशन लेवल भी कम है, लोग भी थोड़े डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। बट जैसे ही आप इधर से बाहर निकलते हैं थोड़ा, आप गाज़ियाबाद साइड जाएं या लोनी साइड जाएं या शाहदरा साइड जाएं, तो वही आपको गबरदुंद और गंदगी, धूल मिट्टी ये सब मिलती है आपको। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का ना बहुत उत्थान होने की ज़रूरत है। यूपी तो देखो पहले से ही बेड़ा गर्क है, दिल्ली से लगा हुआ यूपी भी काफ़ी गंदा है, और इसकी भी काफ़ी उत्थान होने की ज़रूरत है। जैसा नोएडा है, जैसा इंदिरापुरम है, आई थिंक इसको एज वो लेते हुए ना, मतलब बेंचमार्क, बाकी जगहों भी इनको इसी तरीके से डेवलप करनी चाहिए। तो आज के लिए मेरा इतना ही रहेगा। जल्दी हम दोबारा किसी नए टॉपिक पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आजकल आप देखेंगे मैं लाइव स्ट्रीम्स नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे घर पे अब मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे रिश्तेदार इतने ज़्यादा हैं। और जैसे हम कई सालों बाद आए हैं यूएसए से इंडिया, तो हर वीकेंड पे कोई ना कोई मिलने आ जाते हैं लोग। अभी बीच में जैसे दिल्ली में इलेक्शन डे था, उस दिन भी बहुत लोग मिलने आए थे। तो अभी मिलना जुलना बहुत लोगों का आ रहा है, तो उसमें टाइम निकल जाता है। फिर अभी हम रीलोकेट होके आए हैं, तो थोड़ा सेटअप भी नहीं हुआ। अभी पहले तो एक हफ़्ते जेट लैग वगैरह में ही रहा था हमारा, तो अभी थोड़ा टाइम मुझे और लगेगा। अभी मुझे फिर ट्रैवल करना है, देहरादून वगैरह की साइड जाना है, घर वर देखने हैं। तो थोड़ा मेरा बिज़ी है स्केड्यूल एक्चुअली। जब तक मेरा घर सेटल नहीं होता, फिर अपने बेटे को स्कूल में डालना है, फिर रीलोकेट करना होगा मैं दिल्ली से देहरादून। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। बाकी यूएस का टैक्स रिटर्न वगैरह भी भरने हैं, वो भी मेरा पेंडिंग है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो कर लेंगे। उसके बाद आई थिंक थोड़ी सी मेरे को एक राहत मिलेगी आगे देखने की। बट मुझे एक ये कह सकता हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने आते के साथ ही कुक लगा ली अपने घर पे, तो वो हमें बना के खाना खिलाता है। डेली जाते हैं बाहर, बढ़िया अमरूद अपने हाथ से खरीद के लाते हैं, अमरूद, खीरा, मूली, और बढ़िया सलाद वलाद खा रहे हैं, अनार वनार खा रहे हैं। तो वो चीज़ अच्छी लग रही है कि भाई फल सब्जियाँ अच्छी मिल रही हैं, ताज़ी मिल रही हैं। रोज़ लेके आते हैं, बनवा लेते हैं और खाते हैं। तो वो देखिए सुविधा तो यहाँ पे इंडिया में रहने की है ही है। तो चलिए जल्दी दोबारा एक नए टॉपिक पर फिर मिलेंगे। होपफुली आपका समय अच्छा जा रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए,
जल्दी हम दोबारा नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।